नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। एनसीईआरटी की किताबों को कैसे पढ़ें और इनके नोट्स कैसे बनाएं, ये सवाल आप लोगों ने बहुत बार मुझसे पूछा है। और ये सवाल अगर आपने पूछा है तो जाहिर सी बात है कि ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, यहाँ पर हजारों कैंडिडेट्स का होगा जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में लगे हुए हैं और किसी न किसी टीचिंग एग्जाम को क्वालिफाई करने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी हमारे पास हाथ में ईएमआरएस का पूरा अगर देखा जाए तो एक पेपर हाथ में है। डीट्रिपल की कुछ वैकेंसीज आ चुकी हैं। बिहार में शिक्षक भर्ती जो है ऑलमोस्ट अबाउट टू ओवर है, यानी एग्जामिनेशन जो डेट्स हैं वो भी अनाउंस हो चुकी हैं, आप सबको जानकारी होगी इसके बारे में। तो आपने अगर केवीएस के रणनीतियों को देखा होगा, नवोदय विद्यालय समिति को देखा होगा, आर्मी पब्लिक स्कूल को देखा होगा, तो इन सभी जो सेंट्रल एग्जाम्स हमारे होते हैं, या फिर अगर हम स्टेट एग्जाम्स को भी अगर हम देख लें, जो कि अभी चंडीगढ़ में जेबीटी की कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं, तो उनकी एक ही लाइन में ये भाषा लिखी गई है सिलेबस में, डिटेल नोटिस में, कि आपसे जो सवाल बनेंगे या पूछेंगे वो हम एनसीईआरटी से ही पूछेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हम इतनी किताबों को ढूंढने के बजाय एक बुनियादी शिक्षा को ग्रहण करें, क्योंकि जब हमें पता है कि सिलेबस और पेपर और क्वेश्चन सारे के सारे हमारे एनसीईआरटी बेसिस ही आने वाले हैं, तो हम कहीं और जाकर के अच्छा होगा कि एनसीईआरटी के ऊपर ही फोकस करें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चों ने, जब मैंने ये बात कही कि एनसीईआरटी पढ़िए क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमने पिछली बार भी एनसीईआरटी पढ़ी थी लेकिन उसमें से कोई सवाल हमें देखने को नहीं मिला। तो मेरा सवाल बिल्कुल उन कैंडिडेट से है कि क्या आपने एनसीईआरटी को सही तरीके से राइट अप्रोच से पढ़ा, क्या आपने शब्दों की गहराइयों को समझा, और क्या अगर आपने शब्दों की गहराइयों को समझा तो क्या आप चैप्टर टू चैप्टर कनेक्ट कर पाए चीजों को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि आपको सबको पता है कि यूपीएससी जैसे बड़े से बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, जो हिंदुस्तान का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, उसमें भी कैंडिडेट्स जो टॉपर्स भी होते हैं वो भी एनसीईआरटी पढ़ करके जाते हैं। वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, इंजीनियरिंग से हो, साइंस से हो, मैथमेटिक्स से हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो हम आज ये कोशिश करेंगे थोड़ा सा समझने की, हालांकि बहुत चीजें आपको स्वयं पता है, थोड़ी सी मदद मैं आपको करूंगी ये जानने में। एनसीईआरटी को पढ़ा कैसे जाए? सबसे पहले अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताब अवेलेबल है तो उसको खोल लीजिए। मेरे पास यहाँ पर 9th क्लास के सोशल साइंस, सॉरी 10th क्लास के सोशल साइंस की किताब अवेलेबल है और 12th क्लास की हिस्ट्री की किताब अवेलेबल है। मैं दोनों को यहाँ पर आधार बना करके आपको बताऊंगी कैसे किताब आपको पढ़नी है। किसी भी किताब को पढ़ने का तरीका वही होता है। देखिए, पहली रीडिंग जो होती है आपकी एनसीईआरटी की, एज ए कैंडिडेट और एज ए स्टूडेंट बहुत बार एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी, लेकिन मेरी माने अगर आपके पेपर में अच्छा समय है तो एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ें और एक बेसिक रीडिंग दे सबसे पहले, क्योंकि हो सकता है कि आपको पहली बार में बहुत चीजें समझ में आए, लेकिन दूसरी रीडिंग जब आप देंगे एनसीईआरटी की तो यहाँ पर आपको चीजें और अच्छे से कनेक्ट करके समझ में आएंगी। क्यों आएंगे समझ में कनेक्ट करके? क्योंकि आप सबको पता है कि केंद्रीय विद्यालय का जो फेब में पेपर हुआ, उस पेपर में आप लोगों ने चीज ध्यान दी होगी कि सब्जेक्ट में जो सवाल आए हैं, कोई भी सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, किसी भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं, आपकी नॉलेज कनेक्टेड आपसे पूछी गई है। अगर यहाँ पर ये पूछा गया कि भाई आईसीटी की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपसे ये भी पूछा गया है कि भाई आईसीटी को किस तरीके से आप यहाँ पर टीचिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा गया है कि भाई एनसीईआरटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो उसके टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि आपको पता होना ही चाहिए। और उसके अलावा आपको सबको ध्यान में होगा कि इस बार हिंदी और इंग्लिश वाले सब्जेक्ट से पीआरटी में डायरेक्टली किताब को उठा करके सवाल आपसे पूछे गए हैं कि पर्टिकुलर चैप्टर का नाम क्या है। इट मीन्स कि आपसे यहाँ पर एग्जामिनरी बॉडी उम्मीद कर रही है कि बच्चे को चैप्टर के नेम से लेकर के उसके डेप्थ के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में, करेक्टर्स तक के बारे में अच्छी जानकारी हो। तो उतनी तैयारी आपको भी करके जानी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं उसका चैप्टर जो है, सबसे पहले उसकी किताब की हेडिंग क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। भारतीय इतिहास के कुछ विषय, मेरे पास ये किताब है। अगर मैं कहूँ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ, क्लास 10th की हिस्ट्री की किताब है, तो ये भी किताब मैं देखूंगी कि भाई अगर मुझसे हिंदुस्तान और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बारे में पूछा गया है तो हिंदुस्तान और पूरी दुनिया को कनेक्टिविटी के साथ ये सवाल आपसे बनेंगे। पहली नॉलेज आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात, हम गलती क्या करते हैं, जब हम किताब को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारी यहाँ पर अप्रोच होती है कि हमने फटाफट चैप्टर को खोला, इंट्रोडक्टरी पार्ट को पढ़ा और पढ़ करके हम सिंपल एक रीडिंग देकर के आगे बढ़ गए। बेशक अगर आप पहली बार रीडिंग कर रहे हैं तो सिंपल रीडिंग देकर के ही आगे बढ़िए, क्योंकि पहली बार में आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप दूसरी बार रीडिंग कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ आपको फोकस करते हुए जाना है। आपने बहुत बार गौर किया होगा कि चैप्टर्स के बीच में कुछ बॉक्सेस बने होते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर
फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन चैप्टर है। और यहाँ पर सबसे फर्स्ट पेज नंबर 5 के ऊपर द कवर ऑफ अ जर्मन अलमैक के बारे में बात की गई है यहाँ पर, और 1798 के फ्रेंच स्टॉर्म्ड रेवोल्यूशन क्राउड के बारे में डिस्कशन किया गया है। यानी कि एनसीईआरटी ये बताती है कि फर्स्ट पेज के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी है उसका सबसे महत्वपूर्ण और जानने वाला हिस्सा है आपका ये बॉक्स, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बॉक्स आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, ये बॉक्सेस आपको हर चैप्टर के ऊपर मिल जाएंगे, चाहे आपके पास हिंदी की एनसीईआरटी चाहे वो इंग्लिश की एनसीईआरटी है, तो ये काफी हद तक इम्पोर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, जैसे आप चैप्टर चेंज करते जाएंगे डिस्कस करके यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलता है, या फिर जैसे मैं कहूँ कि भाई डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड्स एंड द लिस्ट होप्स ऑफ द अचीव थ्रू इकोनॉमिक मेजर्स। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की मैं बात कर रही हूँ, जो बच्चे एसएसटी का पेपर देंगे इस बार। तो डिस्कस की अगर बात की जा रही है तो पूरा पेज पढ़ने के बाद डिस्कस वाले सेक्शन में जाकर के देखिए, उसको समझिए कि जो पेज जो चैप्टर आप पढ़ करके निकले उसको कितना आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सवाल बनते किस तरीके से हैं। आप जब आखिर में जाएंगे तो एनसीईआरटी में कुछ सवाल आपको दिए होते हैं क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस फॉर्म में। एक होता है राइट इन अ ब्रीफ, दूसरा है डिस्कस, तीसरा प्रोजेक्ट मेथड। आपको प्रोजेक्ट मेथड को छोड़ करके राइट इन अ ब्रीफ और डिस्कस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे यहाँ पर 1848 के रेवोल्यूशन के बारे में होपफुली ये आपको बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगा, लेकिन आपके पास किताब है तो आप उसको देख पाएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर समझाने के लिए इस चीज को डिस्कस कर रही हूँ। तो डिस्कस में जाइए और जो राइट इन ब्रीफ क्वेश्चंस आपसे एक्सरसाइज में पूछे गए हैं उसको पढ़ करके जाइए। उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब एग्जाम में बैठेंगे तो सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये तो बात 9th क्लास की है। अब हायर क्लास में जो बच्चे पीजीटी की तैयारी करते हैं उनकी किताबें बहुत कलरफुल हैं, जो आजकल नई एनसीईआरटी हमारी चल रही हैं। तो इस नई एनसीईआरटी में सबसे अच्छी बात होती है कि इमेजेस के थ्रू चीजें बहुत इंटरेक्टिव लगती हैं आपको। मेरे पास फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर यात्रियों के नजरिए, जिसमें समाज के बारे में उनकी समझ डिस्कस की गई है। 10वीं से 17वीं शताब्दी तक के बारे में डिस्कशन की गई, यानी कि राइज ऑफ इस्लाम से लेकर के हम यहाँ पर बात कर लेते हैं टिल द 1757 तक के टाइम पीरियड के बारे में, जब यहाँ पर मुगल एरा अबाउट टू ओवर था, खत्म होने वाला था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हालांकि मैंने बहुत कुछ हाईलाइट कर रखा है तो आपको पहली बार में सब कुछ हाईलाइट नहीं करना है। यहाँ पर फिर से आपको बॉक्सेस नजर आएंगे, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं। जैसे अलबरूनी के यहाँ पर उद्देश्य क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक है, आदान प्रदान किस तरीके से आप करते थे, ये सारी चीजें। तो जब बॉक्सेस में आपको चीजें मिलती हैं तो आपको ये बताना चाहती हैं कि आपने जितनी भी चर्चाएं यहाँ पर की हैं वो चर्चाओं में बॉक्सेस आपका कितना अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एक कंक्लूजन आपको रिप्रेजेंट करते हैं ये बॉक्सेस और आपकी इंपॉर्टेंस को बताती हैं। ठीक है, आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर एवरीवन। ठीक है, और हर बार की तरह बिल्कुल पीछे जाकर के जो चैप्टर खत्म हो रहा है तो उसके एक्सरसाइजेस में आपको ये पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलना है कि प्रश्न क्या पूछे गए हैं आपसे, और यहीं से आपके ग्रेजुएशन से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सवाल बनाए जाते हैं। और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सवाल बनाने का नेचर भी यही रहता है। ये तो मैंने बताया अप्रोच आपको क्या चूज करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे पूछते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं, देखिए अगर आपके पास समय की कमी नहीं है तो बिल्कुल कोशिश कीजिए नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स आपको तय उम्र याद रहते हैं, उसको आप नहीं भूलेंगे, दिमाग में उसकी इमेज छपी रहती है हमेशा, और आपका समय भी बचेगा। बजाय कि भाई आप 10 किताबें मार्केट में ढूंढे, इनसे प्रैक्टिस कर ले, वहां से प्रैक्टिस कर ले, तो एक ही अच्छी बात है। तो नोट्स बनाने के लिए कोशिश कीजिए, पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए, और जहां जहां पर दूसरी रीडिंग के टाइम आपको अच्छे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं उनको स्टार मार्क करते हुए, या फिर जो भी आपको सिंबल अच्छा लगता है उसको आप मार्क कर सकते हैं। एक ये सोल्यूशन आपके पास है। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो कोई भी उसका सब्स्टिट्यूट पकड़िए किताब का, जैसे कि आजकल एनसीईआरटी के बहुत सारी समरीज मार्केट्स में अवेलेबल है, तो उन समरीज की किताबों को भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए एनसीईआरटी की एक ही समरी किताब उठाइए और एक ही एनसीईआरटी की किताब, जो भी आपको पसंद है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका किताब के साथ फेमिलियर होना, क्योंकि जब तक आप किताब के साथ फेमिलियर नहीं होंगे तब तक चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। ठीक है, कोई भी एनसीईआरटी हिंदी इंग्लिश जो भी पढ़ रहे हैं, एक प्रैक्टिस बुक उठाइए, एनसीईआरटी की समरी पूरी पढ़ डालिए, एनसीईआरटी की किताब, एनसीईआरटी की समरी, आपका नोट्स भी प्रिपेयर होता रहेगा साइड बाय साइड, और आपका एक्सप्लेनेशन वाला काम भी आपके साथ होता रहेगा। तो ये थी एनसीईआरटी को पढ़ने का एक राइट अप्रोच। और
एक चीज मैं यहाँ पर और ऐड कर दूं, जो मैंने कहा कि शब्दों की गहराइयों को समझना, जो चीजें इन्वर्टेड कोमास में दी होती हैं, जहां पर ईयर आपके दिए हुए हैं, उन शब्दों को जानिए। जैसे अगर मैं बात करूँ शिक्षा तथा मनोरंजन के बारे में, तो आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई 9वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक हिंदुस्तान में शिक्षा का नजरिया क्या था। क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर आपसे ये उम्मीद करता है कि अगर आप ग्रेजुएट लेवल के हैं और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के हैं, तो कम से कम चीजों की गहराइयों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और एनसीईआरटी की किताबें केवल यहीं पर आपकी मदद नहीं करते हैं। एनसीईआरटी की किताबें जब आप अध्यापक बन जाएंगे तब भी आपकी मदद करेंगे, और साथ में इंटरव्यू में भी अपियर जब होंगे तो भी आपकी मदद करने ही वाले हैं। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो एवरीवन। मैंने कोशिश की है आपको सब कुछ बता देने की, जो जितना कि मैं आपको बता सकती थी। फिर भी अगर कोई आपका सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो जरूर पूछेगा। बने रहिए हमारे साथ फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी।